नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम प्रसामान्य वितरण एवं प्रायिकता यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। प्रसामान्य वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रकृति का अद्वितीय और अटल नियम है। यह सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नियम है। दुनिया में प्राकृतिक घटनाओं व तथ्यों का जब हम अवलोकन करते हैं, यानी हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घटित होती हैं और जो फैक्ट्स मिलते हैं, तो हम पाते हैं कि यहाँ पर चींटी भी है और चींटी से लेकर हाथी तक के यहाँ जीव मौजूद है। वनस्पतियों में देखते हैं तो शैवाल मौजूद है और हिमालय जो बहुत छोटा है, छोटी वनस्पति और लेकिन हिमालय क्षेत्र में चले जाएँ तो लंबे लंबे देवदार वृक्ष मिलते हैं। कहीं समुद्र हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, सबका वितरण मिलता है। यहाँ तक कि जब हम मनुष्यों को देखते हैं तो उनके शारीरिक आकार भी अलग अलग होते हैं। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है। अब जो प्राणी हैं या जीव मात्र हैं, उनमें पाए जाने वाले शील गुणों को देख लो तो वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। कोई गर्म मिजाज का होता है, कोई ठंडा होता है, कोई सरल हृदय होता है, कोई कठोर होता है। शील गुण वे होते हैं जिनसे हमारे या प्राणी के संपूर्ण व्यवहार का निर्माण होता है, लेकिन इन सब की एक विशेषता ऐसी है जिसे प्रकृति ने इन सबके इस विविधतापूर्ण वितरण यानी वेराइटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सीमित करके रखा हुआ है। और वो विशेषता है प्रसामान्यता यानी नॉर्मलिटी, यानी उनका किस प्रकार का वितरण है। यदि हम इनके वितरण का आवृत्ति बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो इनके वितरण से बने उस बहुभुज की आकृति मंदिर की घंटी के समान होगी, यानी बेल शेप्ड होगी। जैसे मंदिर का घंटा होता है उसी के आकार की होगी। वितरण के ऐसे स्वरूप को ही प्रसामान्य वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब हम जब चित्र को देखते हैं तो पाते हैं कि ये बेल शेप्ड है और दो छिरे मिले हुए नहीं, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक इसका विस्तार है। प्रसंभाव्यता यानी प्रायिकता का जो सिद्धांत है उसका हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जानेंगे कि यह क्या है और कैसे आया। वैसे तो प्रसामान्य वितरण इस जगत या सृष्टि यानी यूनिवर्स का अटल नियम है, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उससे भी पहले से विद्यमान है। लेकिन मनुष्य जाति के लिए प्रसंभाव्यता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को बताने का जो श्रेय है वो गैलीलियो और पास्कल जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञों को जाता है। दरअसल गैलीलियो और दरअसल पास्कल और गैलीलियो ये दोनों क्या है, जुआ खेलने की इनको गलत आदत थी। तो वे इस प्रसंभाव्यता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का उपयोग करते थे उस नंबर का पता लगाने में जिसके आने पर जीतने की संभावना रहती थी। यानी जो नंबर आज सबसे ज़्यादा है तो उसकी संभावना का पता लगाने की करते थे। लेकिन 18वीं सदी में इस प्रसंभाव्यता सिद्धांत यानी जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है को संयोग के नियमों यानी लॉ ऑफ चांस के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी आते आते 19वीं शताब्दी में जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे गॉस। तो उन्होंने इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से विकसित किया। इस कारण से प्रसामान्य वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन वितरण यानी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन व प्रसामान्य प्रसंभाविता जो वक्र बनता है यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को गॉसियन वक्र या गॉसियन कर्व भी कहा जाता है। बाद में उन सभी विषयों और संकायों और अनुसंधान यानी रिसर्च एज में इस प्रसंभाव्यता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का उपयोग होने लगा, जहाँ पर जो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन है वो सैंपल यानी प्रतिदर्श के आधार पर या न्यायादर्श के आधार पर निकाले जाते हैं, जो आज हम कर ही रहे हैं।
अब हम जानेंगे कि प्रसंभाव्यता का अर्थ क्या है, क्या होती है ये। सामान्य तौर पर प्रसंभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी से तात्पर्य किसी भी घटना के घटित होने के पूर्व ही अनुमान लगाने से है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मौसम वैज्ञानिक मौसम की पूर्व घोषणा करते हैं, तो इसके अलावा ये बता देते कब आंधी आनी है, कब बारिश आएगी। तो ये सारी चीज़ें एक कहावत सुनी कि पूत के पैर पालने में दिखाई देना, तो ये भी क्या है, ये पूर्व अनुमान ही है। यानी ये प्रसंभाव्यता व्यक्त की गई है कि भाई बड़ा हो बचपन के जो उसके आचरण उसके आधार पर देख के बता देते हैं बड़ा होने पर ये बनेगा। विज्ञान की भाषा में यदि बात करें तो एक घटना 100 स्थितियों में या 100 केसेज में से कितनी बार घटित होती है, तो वही क्या है, प्रसंभाव्यता या प्रायिकता है। अब यदि हम उदाहरण का लें तो यदि रुपए का कोई सिक्का है उसको 100 बार उछाला जाए तो हेड या टेल आने की संभावना कितनी होती है। अतः प्रसंभाव्यता का मतलब होता है प्री बराबर घटना के घटित होने की संख्या और बटा किसी संदर्भ विशेष के लिए कुल घटित घटनाएं। प्रसंभाव्यता को यदि प्रतिशतता में व्यक्त करना हो तो उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है, अर्थात प्रसंभाव्यता P बराबर घटना के घटित होने की संख्या बटा किसी संदर्भ विशेष के लिए कुल घटित घटनाएं गुणा 100। यदि अब संदर्भों की संख्या बढ़ा दी जाए कि जैसे सिक्का 1 था वो 2 हो गए, या 2 से 4 हो गए, या 10 हो गए, तब हेड या टेल आने की संभावना क्या रहेगी। तो प्रसंभाव्यता P बराबर होता है घटना के घटित होने की संख्या बटा किसी संदर्भ विशेष के लिए कुल घटित घटनाएं, और उनमें घात लग जाती है संदर्भों की कुल संख्या की। यानी जितने संदर्भ, यानी जैसे सिक्के हैं तो कितने सिक्के बढ़े, तो कितने सिक्कों में से हेड या टेल आना है, तो वो संदर्भों की संख्या हो जाती है। उदाहरण के लिए किसी सिक्के को उछालने पर उसके चित्र यानी हेड के आने की संभावना 1/2 या 0.5 होती है। अच्छा, टेल की भी यही संभावना होती है, हेड की जगह टेल की बात करें तो, क्योंकि सिक्के के संदर्भ में सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। अतः यहाँ पर घटना के घटित होने की जो संख्या है वो यानी 1 है। यानी वो कैसे कि चित्त हम पूछ रहे हैं कि आना क्या है, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो एक चीज़ किसी को हम चूज करेंगे तो वो यानी हेड को चूज किया तो वो क्या हो गई, घटित होने की संख्या 1। और किसी संदर्भ विशेष के लिए कुल घटित घटना है तो संदर्भ 2 हो गए, यानी हेड और टेल में से आना है, ठीक है ना, सिक्का 1 की और हेड और टेल में से आना है। इस प्रकार प्रसंभाव्यता P बराबर 1/2 बराबर 0.5। अब यदि इसको प्रतिशतता में व्यक्त करना है तो 0.5 को 100 से गुणा करते हैं, बराबर 50% संभावना होती है हेड के आने की या टेल के आने की। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ताश के पत्तों में पान के इक्के के आने की प्रसंभाव्यता क्या होगी। अब घटना के घटित होने की संख्या कैसे लगाएंगे कि पान का इक्का है वो 1 है और कुल पत्ते कितने होते हैं ताश में 52, तो किसी संदर्भ विशेष के लिए कुल घटित घटना 52 यानी 52 में से एक बार किसको आना है, पान के इक्के को। तो पान के इक्के आने की जो प्रसंभाव्यता यानी P बराबर क्या होगा, 1/52 बराबर 0.0192। यानी इस प्रतिशतता में व्यक्त करें तो इसको 100 से गुणा किया जाएगा तो 0.0192 इंटू 100 बराबर 1.92%, यानी 1.92% संभावना होती है कि वो पान का इक्का ही होगा। ये पान के इक्के के अलावा ताश का कोई भी एक पत्ते को हम चूज करें तो प्रत्येक पत्ते की संभावना होगी, यानी प्रत्येक ताश के पत्ते के खुलने की उसके होने की संभावना 1.92% होगी। अब यदि सिक्कों की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे मैंने बताया था कि भाई सिक्के संख्या 2 से 4 कर दिए या 8 कर दिए, तो यहाँ पर उदाहरण लेते हैं सिक्के 4 कर दिए तो हेड आने की संभावना अब कितनी रहेगी। तो उसमें प्रसंभाव्यता मैंने बताया था कि जितने संदर्भ हैं उन संदर्भों की उनमें घात लग जाती है। तो P बराबर 1/2, यानी एक तो घटित जो घटना हो रही है और 2 उसके संदर्भ है ना, जितनों में वो घटना घटित हुई, और वो संदर्भों की घात लगा दी है 4, यानी 4 सिक्कों में से हेड और टेल आने हैं या हेड आना है, कोई सा भी एक है ना। तो अब ये चारों को जब मल्टीप्लाई किया तो 1/16 यानी 0.0625 हमें मान जो अंक प्राप्त हो गया है। तो यदि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो जब 100 से गुणा करते हैं तो पाते हैं कि 6.25% संभावना होती है जब 4 सिक्के हों तो उनमें से कम एक सिक्के में हेड आए या एक सिक्के में टेल आए। तो ये संभावना कितनी हो जाती है, 6.2%।
उसी तरह अब ताश की एक जोड़ी की बात की, दो जोड़ी ले ली, तो दो जोड़ी में से पानी की कहानी क्या संभाव्यता होगी, सेम वही। अब यहाँ पर दो जोड़ी यानी संदर्भ दो है, तो यहाँ पर उसको दो घात लगा देंगे, संभाव्यता बराबर 1/52, यानी चूंकि 52 पत्ते थे और घटना कितनी थी, एक ही, यानी एक कोई सा भी पत्ता या पान के का एक ही होता है उसमें, तो इसकी घात 2 लगाई तो 1/52 × 1/52 बराबर 1/2704 बराबर 0.000369। अब इसको प्रतिशतता में व्यक्त करते हैं तो हम पाते हैं 0.0369% संभावना होती है कि ताश के जो दो जोड़े होंगे तो पान का इन दोनों जोड़ों में से, यानी 52 को 2 बार कर 104 पत्ते हो गए, 104 पत्तों में से वो एक पत्ता पान का एक का हो, तो इसकी संभावना क्या हो गई 0.0369%, यानी बहुत कम संभावना है। अब जैसे जैसे हम संदर्भ संख्या बढ़ाते जाएंगे तो वो प्रतिशतता या उसकी प्रसंभावता घटती चली जाती है। सामान्य प्रायिकता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि इसकी क्या विशेषता होती हैं। देखिए, जिसको आसानी से देख के पता लगाया जा सके कि ये प्रसामान्य ये प्रायिकता वक्र है। मंदिर की घंटी के आकार का जैसा होता है, पहली विशेषता होती है कि वो बेल से, जैसे मंदिर में घंटी लटकी होती है उसको हम बजाते हैं, तो सेम उसी के आकार का होता है जैसा चित्र में बनाया हुआ है। दूसरा, केंद्र प्रवृत्ति के माप समान अर्थात मध्यमान मात्रिका बराबर बहुलक होते हैं, यानी तीनों के मान बराबर होते हैं और वो क्या होता है, मान शून्य होता है, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है वो तीनों शून्य पर केंद्रित रहती है, उनका तीनों का मान शून्य होता है जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। विषमता यानी स्क्यूनेस भी शून्य होती है, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में विषमता के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जाना था कि विषमता क्या है, या तो पॉजिटिव सकारात्मक होगी, ठीक है ना, या नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब है यदि विषमता सकारात्मक क्षेत्र में कम हो, यानी वितरण जो सकारात्मक क्षेत्र में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, यानी प्रसामान्य नहीं हो, तो वो विषमता सकारात्मक। और नकारात्मक क्षेत्र में यदि विषमता पाई जाएगी, है ना, तो क्या होगा कि वो नकारात्मक प्रकार की विषमता कहलाती है। तो यहाँ पर जो विषमता वो शून्य है, क्योंकि मीन, मीडियन और मोड तो शून्य पे हैं, तो दोनों तरफ बराबर बराबर अंक या आवृत्तियाँ डिस्ट्रीब्यूटेड या वितरित हैं। तीसरा होता है सममित वक्र यानी सिमेट्रिकल कर्व। ये होता है कौन सा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व होता है। यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया जिसमें दो इक्वल हाफ यानी दो इक्वल आधे आधे हिस्से, यानी बीच में जो डॉटेड से लाइन खींची हुई है जहाँ पर मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, यानी जहाँ शून्य है, तो यदि इसमें से दो हिस्से करें और इन दोनों को एक दूसरे पर रख दें तो ये बिल्कुल समान होंगे, यानी इसे बोलते हैं सममित वक्र ये होता है। वक्र की मानक ऊंचाई होती है 0.399, यानी जो बीच में अर्धलाइन जो हमने खींची थी जहाँ से इसको काट के सममित करने का प्रयास किया था, तो वो जो ऊंचाई है वो होती है 0.399 या 0.3989, हम सब में वो 0.399 इसको लिख सकते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वक्र की जो मानक ऊंचाई है 0.399 हो तो ये मान लो कि वो प्रसामान्य प्रायिकता वक्र ही है। अगर है वक्र के दोनों छोर अथवा सिरे कभी भी क्षितिज से नहीं मिलते, अर्थात एस एक्सिस से नहीं मिलते, अर्थात वक्र के जो दोनों छोर हैं वो अंत तक प्रसारित होते हैं। तो वो जैसे लाल लाइनों से चित्र में दिखाया हुआ है कि क्षितिज जो एक्स अक्ष पर है वो क्या है कि अनंत तक जाते हैं, मिलते नहीं है कभी भी। एक विशेषता है वक्र में 50-50% आवृत्तियां मध्यमान के दोनों तरफ वितरित होती हैं, अर्थात 50% आवृत्तियां मध्यमान से अधिक एवं 50% आवृत्तियां मध्यमान से कम होती हैं। जैसा कि चित्र में हम देख के पाते हैं कि 50-50% मीन, मीडियन और मोड के दोनों तरफ आकृतियाँ वितरित हो रही हैं। अगला है वक्र का मध्यमान शून्य होता है। ये हम पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि मध्यमान शून्य होता है, उसका माध्यिका शून्य होती है और बहुलक भी शून्य होता है, लेकिन उसका जो मानक होता है वो 1 होता है। एक विशेषता है वक्र का विस्तार -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है।
कि -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच इसका पूरा विस्तार है और इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा हुआ है, जिसको भी आगे जानेंगे। आवर्तियों का वितरण निश्चित होता है, यानी ये भी एक इसकी विशेषता होती है कि आवर्तियों का वितरण बिल्कुल निश्चित होता है। जैसा कि 3 तरह से है, एक ब्लू लाइन है, एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। तो इनमें पाते हैं कि जो -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच जो विस्तार है वो 68.2 आवृत्तियाँ वितरित होती हैं और दूसरा -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच 95.44% आवृत्तियाँ वितरित होती हैं और तीसरा है -3 सिग्मा से लेकर +3 सिग्मा के बीच 99.73% या 99.73% आवृत्तियाँ वितरित होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अधिकतम इसका जो 99.73% का विस्तार है वो -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच हो जाता है। लेकिन चूँकि हम पढ़े हुए हैं कि ये दोनों ही जो छोर हैं वो कहीं मिलते नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य है कि बाकी जो शेष बची आवृत्तियाँ हैं वो अनंत तक वितरित होती हैं, वितरित पाई जाती हैं। इसके अलावा एक विशेषता है कि 99.9% आवृत्ति वितरण -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के इसके बीच होता है। ये चूँकि हम आवृत्ति डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ही चुके हैं पिछली स्लाइड में, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। अब एक विशेषता होती है जो प्रसामान्य वितरण के जो विभिन्न प्राप्तांक जो प्राप्त होते हैं, उन प्राप्तांकों को स्टैंडर्ड स्कोर में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उस स्टैंडर्ड स्कोर को जेड प्राप्तांक कहा जाता है, यानी उसको प्रमाप दूरी या सिग्मा डिस्टेंस से भी व्यक्त किया जाता है। जैसा कि सूत्र में दिखाया हुआ है, जेड प्राप्तांक यानी जेड स्कोर निकालने के लिए एक्स यानी जो प्राप्तांक है उसमें से मध्यमान जो प्राप्तांक को जो मध्यमान उसको घटा के और मानक विचलन का जब भाग दे दिया जाए तो वो जेड स्कोर प्राप्त होता है, यानी जेड प्राप्तांक प्राप्त हो जाता है। अब हम जानेंगे कि जो प्रसामान्य वितरण है उसकी गणना कैसे की जाती है। इसकी गणना के लिए एक सूत्र है जो नीचे दिया हुआ है, चित्र में दिखाई दे रहा है। Fx बराबर 1/σ√2 पाई इंटू ई की घात -1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। कहने का तात्पर्य है कि इस सूत्र के द्वारा प्रसामान्य वितरण की गणना की जा सकती है या इसी से की जाती है। यहाँ पर हम जब देखेंगे कि जो e की घात लगी हो -1/2 और ब्रैकेट में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको सीधा जेड स्कोर काउंट करके जेड लिख दें तो भी ये सूत्र समान ही रहेगा। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि इनका मतलब क्या है, यानी जो चीज़ें दी हुई हैं उनका अर्थ क्या है। म्यू का मतलब होता है मीन, यानी जो प्राप्तांक होते हैं उनका मध्यमान। सिग्मा से तात्पर्य स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, यानी जो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उनका मानक विचलन। पाई का मान चूँकि हम पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8, 9, 10 में भी हमने पढ़ा है कि पाई बराबर का मान 3.14159 के करीब होता है और ई यहाँ पर नियतांक है, यानी स्थिरांक है। स्थिरांकों के मान हमेशा नियत रहते हैं, तो यहाँ पर स्थिरांक ई का मान दिया हुआ है 2.71828। ये हमेशा मान यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा।